हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बेटा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। तो शायद हम उम्मीद करेंगे कि जो वीडियो हमने पहले आपको डिलीवर की थी शायद आपने उसको बड़ा इंटरेस्ट के साथ आपने देखी होगी। तो आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। हम लोग अगर इस टॉपिक की बात करते हैं बेटा तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इसको मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं तब भी आप वहां पर भी इसकी कहीं ना कहीं ढेर सारी जानकारी को आप अचीव करते हैं। और ये टॉपिक बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक एज पर नीट के लिए लगभग 4 to 7 क्वेश्चन बेटा यहाँ नीट के लिए बनते हुए। तो जब आपको पता है कि कोई इतना बड़ा टॉपिक जिसमें लगभग यहाँ मैं बात तो करता हूँ कि 4 to 7 इसमें बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 4 से 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब ये कैसे बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो बस उन सारी चीजों के बारे में हमें विशेष अध्ययन करना है। तो बेटा इसको देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे सब यूज किया है कि पिछला एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, शायद आपने देखा होगा, इसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेसिकली हेल्थ की डेफिनेशन हमने वहां भी देखी थी। बेटा मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं जरूरी बोलना चाहूंगा कि आपको मैंने ये देखा है कि बच्चे वीडियो को इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहे। भाई क्या बात है, आप बताइए। भाई कोई समस्या हो, हमारी डेडिकेशन में कोई समस्या हो, हम आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, या किसी प्रकार का कोई इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके अकॉर्डिंग भी वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका ये बनता है कि ज्यादातर बेटा आप इंटरेस्ट के साथ में वीडियो को आप देखिएगा और हम आपके लिए बेटा बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि ताकि आपका बेटा कोई भी आपका अदर मेडिकल एग्जाम या आपका नीट हो या नर्सिंग हो या आपका कुछ बच्चों का अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूं जैसे कि अभी 12th का एग्जाम आने वाला है, तो 12th के एग्जाम के लिए भी, तो जितने भी मेडिकल एग्जाम एंड बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, चाहे भले ही अभी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम आने वाला है तो उससे रिलेटेड चीजें, तो बड़ा आप इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर क्वालिटी में कोई कमी है। मैं आपको बता दूं बेटा क्वालिटी में कोई कमी नहीं आ सकती है, क्योंकि जब आपके सामने आपका बड़ा भाई प्रेजेंट है तो क्वालिटी में कमी आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। तो यहां आप चीजों को देखिएगा बेटा, हमने ऐसा नहीं कर सकते कि ये सबका डिजिटल बोर्ड है, अपना व्हाइट बोर्ड है। हो सकता है कि सर उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं। बेटा मैं बहुत धुआंधार मेहनत करने वाला हूं, बस आपका साथ चाहिए। और जो है कहीं ना कहीं आपका साथ ही हमें एक मोटिवेशन देता है और उसी मोटिवेशन के कारण बेटा हम जो है दिन रात आपके लिए मेहनत कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम आपको मैंने बता दिया, डिस्कस किया है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बेटा इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो वर्ड आता है बेटा, 2 वर्ड आते हैं, एक हेल्थ और एक डिसीज। तो हेल्थ वर्ड को सबसे पहले आप देखिएगा बेटा, मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ जो वर्ड यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO a total well-being in all aspects, physical, emotional, behavior and social। NCERT में सीधे वर्ड लिखे हुए हैं कि जब एक व्यक्ति 4 पहलू से फिट होता है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, तब उस व्यक्ति को हेल्दी पर्सन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना बेटा? हेल्दी पर्सन का मीन्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बेटा। देखो जब एक व्यक्ति फिजिकली फिट होता है, वो इमोशनल नहीं होता है। हमने अपने ऑफलाइन क्लास में अगर बच्चों को डांट दें या आपको डांट दें, आप पता लगे कोई आप इमोशनल हो जाए, आप गलत एक्टिविटी करने लगे, आप सुसाइड की टेंडेंसी आ जाए, तो ये आप इमोशनल तो फिट नहीं हुए। तो सोशल से आपको कोई टाबू लगाया जाए, कोई धब्बा लगाया जाए, उससे भी आप प्रभावित ना हो, कोई फर्क ना पड़े। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, पता लगे आपका फ्रेंड आपको बहुत चाहता है या आपका भाई समझ लीजिएगा, तो वो चाहता है कि आप जो है बहुत अच्छे रास्ते पे जाएं, पर उसने आपको डांट दिया क्योंकि आप गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। तो आपने जब उसने आपको डांट दिया तो आपको ऐसा लगा कि उसका बिहेवियर सही नहीं है, आप एकदम एग्रेसिव हो गए, तो आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा ध्यान से समझिएगा चीजों को। जब व्यक्ति फिजिकली फिट होता है, इमोशनली फिट होता है, भावुक नहीं होता है और बिहेवियर उसका अच्छा होता है, गलती करते हो तो उस चीज को एक्सेप्ट किया करो बेटा। गलती करोगे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
और एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप ऊपर से एग्रेसिव हो रहे हैं, बात सुनिएगा ध्यान से, ऊपर से आप एग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। एग्रेसिव अगर हो रहे हैं आप, तो आप हेल्दी पर्सन नहीं है। मैंने ये कहा बेटा, फिजिकल फिट, इमोशनल फिट, बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, सोशल से कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, तब हम आपको क्या बोलेंगे कि आप एक हेल्दी पर्सन है। बात समझ रहे ना? यही मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्थ की डेफिनेशन बताई थी आपको। फिर मैंने काफी पैरामीटर आपको बताए थे हेल्थ के बारे में। मैंने आपसे ये भी बोला था कि बेटा हेल्थ डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। कमेंट बॉक्स में जवाब देना, मैंने तो आपको बताया होगा। मैंने कहा बेटा पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बात समझ रहे हैं? तो यहां हम बात करते हैं टॉपिक, जैसे हम लेके आए बेटा हेल्थ, और इसकी बात करते हैं डिसीज। बेटा डिसीज वर्ड जो मीनिंग हम यूज करते हैं बहुत ध्यान समझना है। डिसीज, डिसीज का मतलब होता है बेटा, आप ध्यान समझना, अगर आपकी बॉडी सपोज कहीं भी आपको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है, समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई डिसीज है। या फिर क्या कह सकते हैं डिसीज का मीन्स? डिसीज का मीन्स ये नहीं होता है कि किसी भी बीमारी का ना होना एक डिसीज होता है, नहीं बेटा। आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियर, सोशल, हर तरीके से सारे पहलुओं से आपको फिट रहना है, तो हम बोलते हैं कि आप एक हेल्दी पर्सन है। ये बात आपको समझ आ रही होगी। फिर मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया बेटा, आप ध्यान समझेंगे कि जो डिसीज वर्ड मैंने यूज किया है, तो डिसीज का मीन्स क्या होता है? हम बीमारी, डिसीज जैसे ही वर्ड आता है घबरा जाते हैं। तो डिसीज का मीन्स क्या होता है, पॉइंट समझ लीजिएगा। डिसीज का मीन्स ये होता है बेटा कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक्सटर्नल सरफेस की बात करते हैं, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम काम करते हैं। आप बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? चाहे वो डाइजेशन हो, मैं ये कह रहा हूं, चाहे पाचन तंत्र में कोई दिक्कत हो, या रेस्पिरेटरी में, या सर्कुलेटरी में, एंडोक्राइन में, या नर्वस सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में इंटरनल से कोई कमी होती है, या ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी अंदर से अगर डैमेज हो जाती है और बाहर से डैमेज हो जाती है, तब उसको डिसीज कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन बताई, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब एक व्यक्ति मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली जब डैमेज होता है, तो उसको बेटा हम डिसीज कहते हैं। बेटा लेक्चर को सिर्फ बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप सुनेंगे, और उसके बाद बेटा जो आगे कंसेप्ट आएगा 1 बाय 1 करके। ऐसा नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा और ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। अगर आप ये कहेंगे कि सर आप हमसे बात नहीं करें, बात ज्यादा करते हैं, अगर बेटा आपसे बात नहीं करेंगे, तो हम इस चैप्टर की सोल को कैसे आप तक पहुंचा पाएंगे? हम इस चैप्टर की जो आत्मा है, वो सोल को आप तक तभी पहुंचा पाएंगे जब आपसे बात करेंगे, और बात तो आपसे जरूरी करेंगे, क्योंकि बात नहीं कर पाएंगे तो हम चैप्टर का डेप्थ नहीं बता पाएंगे आपको। और अगर डेप्थ चैप्टर का जानना है तो बेटा लास्ट तक सुनना पड़ेगा। पता नहीं किस जगह किस स्टेप पर कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया जाए, जो आपने कभी उसके बारे में ना सुना हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि टॉपिक को बेटा स्टार्टिंग से लगा के और दी एंड तक पूरा वीडियो को आप देखिएगा। तो यहां बेटा हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। बात आती है बेटा फादर ऑफ मेडिसिन। आप कौन समझिए बेटा, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ये देखो लिखा हुआ है, फादर ऑफ मेडिसिन को हिप्पोक्रेट्स कहा जाता है। कौन समझिएगा बेटा, ये जो हिप्पोक्रेट्स बेटा जो साइंटिस्ट थे, ये ग्रीक फिजिशियन थे। कहां के थे ये ग्रीक फिजिशियन थे। और ये बेटा जो साइंटिस्ट थे, मैं आपको बता दूं बेटा, इन्होंने ये कहा था कि काफी चीजें बताई थी इन्होंने ये बोला था बेटा कि जो डिसीज का होना है उसका मीन्स ये नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आपके लैंग्वेज में ही उन्होंने ये कहा था कि बॉडी के अंदर 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी के अंदर 4 टाइप के ह्यूमर होते हैं, और उन्हीं ह्यूमर की बॉडी में कोई इम्बैलेंस या डिसबैलेंस होता है, और उसी के कारण डिसीज होता है। अभी उन्होंने तो बोल दिया, अब बच्चे बेचारे नहीं समझते 4 टाइप के क्या ह्यूमर होते, बट एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, सारी चीजों को एकदम क्लियर कट आपको कंसेप्ट हो जाएगा। हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, पुराने आप दादी बाबा से पूछिएगा, या पुराने जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको जानकारी देंगे। वो कहेंगे बेटा कि डिसीज का मीन्स है बॉडी में बात, पित्त, कफ। बात समझ बेटा, बात, पित्त, कफ। अब बेटा हम पित्त की बात करते हैं, पित्त भी आपका येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है। बात समझ रहे ना? पर तुम तो पित्त से कितना जानते हो कि सर लीवर ग्लैंड से जो बाइल जूस निकलता है उसको हम पित्त कहते हैं।
बट बेटा आप बात समझिएगा, पित्त भी उन्होंने 2 टाइप्स के बता दिए, एक बाइल, ब्लैक बाइल एंड बेटा एक उन्होंने ब्लैक बताया और दूसरा उन्होंने येलो बताया। तो इन चीजों के बारे में आपको देखना है। तो बेटा ग्रीक जो फिजिशियन थे, साइंटिस्ट एंशिएंट, जो जिनका नाम था बेटा हिप्पोक्रेटिस, हिप्पोक्रेट जो साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने ये कहा था कि जो बीमारी का मानना है वो बॉडी में 4 टाइप के फंडामेंटल कोई फ्लूइड पाए जाते हैं और उन्हीं फ्लूइड में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, तो फिर उसको हम बेटा डिसीज का नाम देते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ना बेटा? ठीक है, हम आशा करेंगे कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ वीडियो को देख रहे होंगे। चलो आगे देखिएगा। हमने आपसे कहा था बेटा हेल्थ, हेल्थ का मीन्स देखो फर्स्ट कंसेप्ट मैंने आपसे कहा बेटा कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है बेटा, इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। कभी बेटा हमने ऑफलाइन क्लास में ढेर सारी बात करते हैं, तो वहां बेटा जब बात करेंगे तो चीजों को हम बताएंगे डिटेल में। मैंने आपसे कहा, आपने सुना होगा कि दिवाली के पास में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे धनतेरस कहते हैं, सुना है आपने नाम? उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम। गॉड ऑफ धनवंतरी, उनका क्या रोल था, है ना, तो उसके बारे में कभी जिक्र करेंगे आगे हम। मैंने ये कहा बेटा हेल्थ, हेल्थ तो आपको बताया व्यक्ति फिजिकली और आपका मेंटली, इमोशनली, बिहेवियर, सोशल सभी पहलू से फिट होता है, तो उसको हेल्दी पर्सन कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा हेल्दी पीपल। आप कौन समझिएगा, मैं बिल्कुल फाड़ू लैंग्वेज में बोलूंगा जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को बहुत इजी वे में समझ में आ जाए। हम अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी पे बात करेंगे तो आपको चीजें बाउंस हो जाएंगी। हम बिगड़ी हुई लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहां मैंने आपसे बड़ी उसका बेटा हेल्थ, जब आपकी फैमिली में सारे के सारे पीपल सभी हेल्दी होंगे, सब हेल्दी होंगे, तो जेन्युइन सी बात है आपकी फैमिली से बेटा ढेर सारा पैसा ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि हेल्दी है सभी लोग। और जब सभी हेल्दी है तो आपको पता है कि सारे जितने भी फैमिली मेंबर है सभी वर्क करते हैं, और वर्क करने के बाद जो अर्निंग होती है सारी की सारी अर्निंग को घर में लेके आएंगे, तो आपको पता है कि घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। घर का माहौल चेंज हो जाएगा तो कह सकते हैं बेटा कि जब सारे लोग हेल्दी है तो क्या बोलेंगे, वो सब हेल्दी पीपल है। और जब हेल्दी पीपल है तो बेटा फिर मोर इफिशियंसी से वर्क कर सकते हैं। जब वो मोर इफिशियंसी से वर्क कर सकते हैं बेटा, तो आपको ये भी पता होगा बेटा जब वो मोर इफिशियंसी से वर्क कर सकते हैं तो अर्निंग ज्यादा होगी। जब अर्निंग ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आपको पता आपकी घर की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से पूरी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कंट्री की इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ये बेटा लगा कंट्री की प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। अब हम बात करेंगे बेटा, आपसे ये कहा जाता है कि सर मेरे को आप ये बताइए कि एसेंशियल ऑफ गुड हेल्थ, क्या एक अच्छी हेल्थ रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। बात समझ रहे बेटा, आप ध्यान समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट क्वेश्चन क्लियर कर दूंगी। ये बोर्ड पर टाइटल इसलिए लिखा हुआ है बेटा कि ताकि यहाँ पर बेटा टाइम को थोड़ा बचाया जाए। भाई टाइम बहुत कीमती होता है, ये भी आप भी समझते हैं, बट वीडियो लेक्चर के दौरान जो मैं बोलता हूँ आप ऐसा नहीं सोचेंगे बेटा कि सर बोलते हैं तो चीजों को कहीं ना कहीं बोलते तो नई नई चीजें मिलेंगी, आप सुनेंगे नहीं मेरे को तो कहां से चीजें आप सीख पाएंगे। बात समझ रहे हैं बेटा? तो आप देखेंगे एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ रखने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हमने आपसे कहा बेटा फर्स्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है बैलेंस डाइट। बेटा आपको पता है एक शब्द आता है बैलेंस डाइट, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझोगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैं पढ़ा दूंगा, बट बुरा तो लगता है बेटा, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं और आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ रहे हैं और आपका नुकसान तो मेरा नुकसान, बात तो एक ही है ना। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है। मैंने ये कहा बेटा बैलेंस डाइट, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं बेटा तो आप देखिएगा जैसे मैंने आपसे कहा बेटा हमारा मेन जो फूड होता है, फूड की बात करते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन, आपका फैट, आपका मिनरल्स या आपका विटामिन, लिखा है 5 वर्ड लिखे, गांव में बोल देते हैं पंच तत्व मिल बना शरीरा, है ना। 5 तत्व क्या है, हालांकि उसमें वाटर, एयर, वो सारी चीजें ऐड नहीं कर रहे, बट मैं बता रहा हूं कि फूड जो है बेसिक फूड यही है। वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकता है, वो प्रोटीन के रूप में हो सकता है, वो फैट के रूप में हो सकता है, वो मिनरल के रूप में हो सकता है, वो विटामिन के रूप में हो सकता है। ये बहुत फंडामेंटल फूड होता है, इसकी तो आपको रिक्वायर होती है, इसके बगैर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती है। ये तो सारा स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, जो भी सिस्टम की बात करते हो वो सारे ये आपके मिनरल्स है, विटामिन है, आपका कार्ब है, प्रोटीन, फैट सब वर्क करते हैं। तो बात ये आती है कि बैलेंस डाइट, आप कहें सर बैलेंस डाइट तो आप टॉपिक पे आइए, है ना। तो बैलेंस डाइट के आप समझ लीजिएगा बेटा, यदि आप बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट, विटामिन, मिनरल, सारी चीजें होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे, आप घर से बाहर रह रहे हैं तो चावल ही चावल ठूसे चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं, तो चावल ही चावल खाओगे तो आपको पता होगा ना, वहां से स्टार्च मिल सकता है, फिर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, है ना, आपको फैट नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, विटामिन नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहता हूं बेटा बैलेंस डाइट पहले कौन समझना, पहला तो पॉइंट ये है कि बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सभी कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपसे यूज किया बेटा कि बैलेंस डाइट का मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सभी कंपोनेंट होना चाहिए। दूसरा बैलेंस डाइट क्या है आपको पता है? दूसरा बैलेंस डाइट ये है कि आपका कहीं से पार्टी का इन्विटेशन आ गया, आप पहुंच गए हैं, आपने सोचा कि वैसे तो मार्केट से छेना को खरीद के खाते थे, आज तो मौका मिल गया दबा के खा लें, आपने 7-8 खा लिए। आपको पता है कितना आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, उसका भी एक अमाउंट होता है। आपकी बॉडी जितना वर्क करती है भाई, कार्ब के अकॉर्डिंग एनर्जी ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं, तो वर्क के अकॉर्डिंग ही आपको डाइट लेनी है अपनी। तो एक तो बेटा वर्क के अकॉर्डिंग डाइट लेनी है, और दूसरा पॉइंट बैलेंस डाइट में सभी प्रकार के आपको फूड को लेना है, चाहे वो कार्ब हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल हो या फिर यू। आपने सर कार्बोहाइड्रेट, बेटा कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी हो जाएगी तभी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। प्रोटीन की कमी हो जाएगी, मैंने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में मैंने आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ाया कि वहां प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वाशरकोर, मैरिस्मस जैसे डिसीज हो जाते हैं। आपने कहा सर फैट बताइए, फैट भी बेटा अगर नहीं लेते तो उसमें एसेंशियल ऑयल वगैरह होते हैं जो एसेंशियल आगे फैटी एसिड बनाने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी होता है। तो विटामिन डिफिशियंसी आपने डिसीज के बारे में सुना होगा कि जितने भी विटामिन है, आपका ए हो, बी हो, या आपका ए, डी, है ना, सी, है ना, ये सारे विटामिन, या B1, B2, B5, B6, B7, B12, B9, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो विटामिन आपका हो गया। तो इसी तरीके से आपने कहा सर मिनरल बताइए, सुन लो मैं बताने के लिए रेडी हूं। आपने कहा बेटा सोडियम की कमी हो गई, कमी मतलब हाइपो सोडियम नेट्रीमिया, ज्यादा अधिकता हो गई हाइपर नेट्रीमिया, कैल्शियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई, कैल्शियम की अधिकता हो गई, पोटेशियम की अधिकता हो गई, ये क्या है? ये मिनरल ही तो है ना। तो देखो मिनरल का कितना बड़ा रोल होता है। अगर कुछ मिनरल्स नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स का कम्युनिकेशन नहीं होगा, ये बात आप समझ रहे हो। तो ये आपका बैलेंस डाइट हुआ। पर्सनल हाइजीन, बेटा बॉडी की क्लीनिंग, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी की क्लीनिंग को कहीं ना कहीं बेटा कहा जाता है, बॉडी हमारी स्वेटिंग करती रहती है, बॉडी की स्किन जहां फोल्ड होती है, स्वेटिंग होती है, ज्यादातर स्वेटिंग होती है, तो वहां पर बेटा हम बात करते हैं कुछ वहां फंगल डिपोजिशन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन करता है, इरिटेशन हो जाता है, स्किन खराब हो जाती है, रिंग बॉर्म डिसीज हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, आपको फंगल डिसीज पढ़ाएंगे इसी टॉपिक में, तो आपको बताएंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे ट्राइटोफाइटोन है ना, तो ऐसे कुछ फंगस के नाम आपको बताएंगे जो भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं बेटा योगा। हालांकि पर्सनल हाइजीन में बेटा स्पेशली फॉर फीमेल्स को, गर्ल्स को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो प्यूबर्टी है इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, तो ये ढेर सारी बेटा ये हाइजीन से जुड़ी हुई बातें हैं, तो आगे इस पर हम बात करेंगे। हम बात करते हैं योगा। बेटा हर दिन आपको योगा करना चाहिए, योगा करने से आप जो है कहीं ना कहीं डिसीज फ्री रहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अवेयरनेस अबाउट डिसीज। आप बेटा यदि आपको नहीं पता है, कहीं बेटा यदि अगर कहीं क्वारंटाइन जोन है, अभी आपने कोविड में देखा था, है ना, कोविड में आपने सुना होगा, कोविड के बारे में तो आपने सुना होगा बेटा कि कोरोना का बार सब पर प्रहार, सुना होगा आपने ये। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कहीं क्वारंटाइन जोन है, आपको वहां जाने से मना किया जा रहा है, आप जबरदस्ती घुसे चले जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है कि डिसीज क्या है, तो डिसीज के प्रति क्या होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, आप गोलगप्पे बहुत खाते हैं, मैंने सुना है ना, तो आप गोलगप्पे खाने जाते हैं और वहां क्या करते हैं, वहां उसी में जो है हाथ से इस तरीके से आपको गोलगप्पे सर्व करता है, उसमें चाहे वो टिटनेस का बैक्टीरिया हो या डिप्थीरिया का हो, किसी का भी हो सकता है। आप कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसीज के प्रति आप अवेयर होंगे तभी तो आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। या आपने देखा होगा फल फ्रूट के ठेले या किसी प्रकार का कोई, या
हमारे यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं बेसिकली। अपने यहाँ क्या है कि जैसे कि कोई आप बेटा खाने पीने का कोई भी आइटम अगर खरीदते हैं, सबसे पहले उसको जैसे फ्रूट्स के ठेले पर गए, एक दो आइटम तो आपने, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो या फ्रूट्स हो, आपने उठाए और खा लिए उसको, है ना बेटा। बट आपको पता है हम अदर कंट्री की बात करते हैं, इतना हैवी फाइन दिया जाता है अगर आपने उनका सामान जरा सा भी टच कर दिया। अदर कंट्री में जाते हैं, लिमिटेड मनी लेके जाते हैं, तुरंत ही वहां से वापस होना पड़ेगा। वहां क्या करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, वहां बेटा पूरा अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये अपना ये सारी चीजें बेटा आपको ये जानकारी देती है कि डिसीज के प्रति आप अवेयर नहीं होगे तो आप उसके बारे में जब जानकारी नहीं है कि डिसीज क्या है तो आपको डर ही नहीं लगेगा, आप क्वारंटाइन जोन में चले जाओगे, आपको डिसीज हो जाएगी। ये चीजें जानकारी होना चाहिए आपको। फिर मैंने कहा वैक्सीनेशन बेटा बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा, चाहे वो पॉइंट समझना ध्यान से, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है ये आपको मैं बता रहा हूं। हम हालांकि इम्यूनिटी भी आपको पढ़ाएंगे, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं बेटा, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको। पहले डिसीज कराएंगे तो डिसीज के बाद सीरियल से आपकी जो भी चीजें सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पॉइंट सुनेंगे बेटा, जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया बेटा वैक्सीनेशन प्रॉपर। वैक्सीनेशन का मीन्स क्या होता है आपको पता होगा। अभी कोविड टाइम में आप लोग कहते थे कि WHO एक तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, बहुत केयरलेस इंस्टीट्यूट है। क्यों? क्योंकि इतनी बीमारी इतनी पैंडेमिक लेवल पर फैल गई है, लाखों लोगों की जान चली गई है। और हम बात करते हैं बेटा वैक्सीनेशन की, तो इसकी वैक्सीन बनाने में कितना टाइम लगा है आपने देखा होगा, है ना। और वैक्सीन कैसे आपको अवेलेबल हो पाई है ये भी हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम बात करते हैं बेटा किसी भी बीमारी का, चाहे वो एंटीनेटल हो या पोस्ट नेटल हो, या बर्थ के पहले भी वैक्सीन लगता हो या बर्थ के बाद भी वैक्सीन लगता हो, वैक्सीन आपका बहुत जरूरी है बेटा। यदि आपको कोई डिसीज नहीं है, यदि आपको कोई डिसीज नहीं है, फिर भी यदि अगर वैक्सीन लग रहा है तो उसको लगवाना चाहिए। गांव देहात में बोलते हैं अरे वो तो कोरोना का वैक्सीन लगा देते, बॉडी में इन्फेक्टेड कर देते मेरे को। ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको पता है आप पोलियो का वैक्सीन यूज करते थे, आपने 2 बूंद पोलियो का पिया होगा, पीते कि नहीं पीते। तो जितने भी वैक्सीन लगाए जाते हैं वो वैक्सीन का पर्पस ये होता है कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जो वैक्सीन लगता है बेटा वो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, कुछ पैसिव इम्यूनिटी भी होता है जो आपको तुरंत ही वो आपकी बॉडी में तुरंत ही रिएक्ट करता है, वो आपका पैसिव इम्यूनिटी में आता है। तो वैक्सीनेशन प्रॉपर जरूरी है। आपने कहा सर वैक्सीन क्या क्या, वैक्सीन नाम बताइए, तो सुन लो बेटा। आपने BCG का टीका सुना होगा जो टीबी के उपचार में लगाते हैं, BCG बैसिलस कालमेंटिग्यूरेन। आपने MMR का सुना होगा, MMR नहीं जानते, मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसे आपका मीजल्स है, मम्स है, रूबेला है। एक DPT का ट्रिपल वैक्सीन है, ये भी डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है। बात समझ रहे हैं आप। कैसे ढेर सारे वैक्सीन होते हैं, पोलियो का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीन है। जहां भी मैं आप बात कर रहा हूं बेटा, कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप जा रहे हैं, आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। पता लगे कि आप यहां से जाके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां आपने बीमारी को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, तब भी आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 में एक यूनिवर्सल लेवल पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जबकि 1985 में इंडिया के लेवल पर टीकाकरण व्यवस्था की गई थी। इसे वैक्सीनेशन कहते हैं। शायद आप बेटा इस बात को भी आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। अब प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, बेटा इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो जितना भी कचरा होता है, कि आप स्पेशली बात करते बेटा कि वो वेस्टेज जो हॉस्पिटल से निकला हुआ होता है, बहुत ज्यादा इंफेक्टेड होता है, उस वेस्टेज को आपको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। तो आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, किसका, हॉस्पिटल का वेस्टेज। हम बात करते हैं बेटा कंट्रोल ऑफ वेक्टर। आप बेटा ध्यान समझिएगा, यदि हम मलेरिया की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, मलेरिया। आपने कहा सर मलेरिया डिसीज, मैं अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आगे आने वाली जो आगे वीडियो जो हम लेके आएंगे तो उनमें काफी डिटेल आपको नॉलेज मिलेगी। बट आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो उसको आपको इस तरीके से आप देखिएगा। जैसे मैंने आपसे शब्द यूज किया बेटा कंट्रोल ऑफ वेक्टर। बेटा मैं आपको बता दूं लगभग 50 के जस्ट बाद की बात है बेटा, मलेरिया से भी बहुत ज्यादा, लगभग 1953 बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी। एक साइंटिस्ट थे पाल मुलर,
तो डीडीटी की डीडीटी डाइक्लोरोडाइफेनॉक्सी ट्राइक्लोरोएथेन आप केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो इसका उन्होंने इसकी खोज की, उससे उन्होंने क्या किया, डीडीटी से तमाम बेटा जो इंसेक्ट होते हैं उनको मारने का काम किया, लेकिन उस पर ह्यूमन वेलफेयर पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब उसके बारे में बताएंगे। समझ रहे हैं? आपको पता है लगभग 33 लाख व्यक्ति की डेथ हो गई थी मलेरिया के कारण, और जब वो आए तो ओनली 3 लाख व्यक्ति की डेथ हुई, बाकी उन्होंने सब सेव कर लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट रहे होंगे जिनको हम लोग कहते हैं। बात समझ रहे हैं बेटा? तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान से समझना है। तो मैंने कहा कंट्रोल ऑफ वेक्टर, बेटा ज्यादातर वेक्टर की बात करते हैं, आपने मॉस्किटो के बारे में सुना होगा। तो ढेर सारे जो मॉस्किटोस होते हैं बेटा, चाहे आपका वो फीमेल मॉस्किटो हो या वो मेल मॉस्किटो हो, बात समझ रहे हैं बेटा, चाहे मादा एनाफिलीज हो या आपका एडिस इजिप्टी हो या आपके डिफरेंट टाइप के जो भी आपके आर्थ्रोपोड जो होते हैं बहुत सारे डिसीज फैलाते हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, येलो फीवर हो या आपका ये क्या मलेरिया हो। फिर आप जाते हैं कहीं, आप किसी प्लांट की बार का इस्तेमाल करते हैं, इससे कोरियन मेडिसिन लेते हैं, है ना, आर्टिथर का यूज करते हैं, तो डिफरेंट आप मेथड का यूज करते हैं। तो हम इसके लिए बात करते हैं बेटा, जब कंट्रोल ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो जापान से एक फिश को लाया गया था जिसका नाम था गैम्बूसिया फिश। जापान से एक फिश को लाया गया था गैम्बूसिया, जो मॉस्किटो के लार्वा को खाती थी, लार्विसाइडल या लार्विवोरस फिश थी। ये क्या करती थी, लार्विवोरस से लार्विसाइडल जो फिश थी बेटा, ये किसी तालाब में हम बात करते हैं ढेर सारे मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, उन लार्वा को खाने, जब ये बेटा उनको खा लेगी लार्वा को, तो मॉस्किटो का जो नंबर है वो कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, सब बात समझ रहे हैं आपको? तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कंट्रोल करना है। वेक्टर क्या होता है नहीं समझ पाए आप? वेक्टर का मतलब है ये मैं हूं और ये आप हैं, है ना, और ये क्या है, ये वेक्टर है। और ये वेक्टर जो है बेटा, ये डिसीज को अपने ऊपर बिठा लेता है, डिसीज को अपने ऊपर बिठा लेता है और हमारे बॉडी तक छोड़ देता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर का काम किया इसने। वेक्टर का मतलब व्हीकल, व्हीकल मतलब वाहक। जैसे आप घर से हमारी कोचिंग आते हैं, आप तो घर से आपने गाड़ी पे बैठा, उसने आपको छोड़ दिया इटावा में आके, क्योंकि अपना कोचिंग स्टूडियो इटावा में है। आप कहेंगे ये कहीं बाहर तो नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो वो व्हीकल्स का काम करता है, वैसे ही आपका ये व्हीकल्स का काम करेगा, हम बताएंगे आपको। आज मुझे कहा बेटा कि मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन फूड एंड वाटर। बेटा आपको मैं बता दूं, ज्यादातर बीमारियां, डिसीज, मैक्सिमम जो डिसीज होती है बेटा फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड। आप बेटा अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा पानी नहीं पीते, और मेन चीज बेटा सबसे मेन होता है वाटर। तो अच्छा जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी डिसीज बेटा आपके पास नहीं आती है। तो मैंने सब यूज किया बेटा। अब आप करते हैं डिसीज। डिसीज आपको डेफिनेशन बताई थी, बस अभी समझ लो, एनी डिफॉर्मिटी एंड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ऐसे हम लोग बेटा डिसीज का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, डिसीज। अब बेटा डिसीज का स्टडी की जाती है। आप बोलते हो सर आज मेरे को पैथोलॉजी जाना है। भाई पैथोलॉजी जाओगे तो बाद डिसीज का यह दिन क्यों जाएगा? आपसे कहा जाता है पैथोलॉजी क्या है, डिसीज की स्टडी की जाती है वहां पर, तो पैथोलॉजी होता है। अब एक शब्द रिलेटेड होता है, नहीं जानते आप नहीं जानते, इसलिए तो मैं आपको बताने के लिए खड़ा हूं। इटियोलॉजी क्या होता है, रोग विज्ञान, इटियोलॉजी। वर्ड नहीं सुना आपने, हमें पता है नहीं सुना आपने, जो आपको थोड़ा थोड़ा पता है वो हमें भी पता है कि आपको कहां पता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब मैंने एक शब्द आपसे यूज किया बेटा, ये सारी बातें जब मैंने आपको डिस्कस की, फिर मैंने आपसे कुछ और भी शब्द आपसे यूज किए बेटा। जैसे कि बात करते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या है बेटा? मैंने ये कहा पैथोजन क्या कहते हैं, कॉजेटिव एजेंट। इसका मीन्स क्या होता है, आपको डिसीज हो रही है तो वो डिसीज किस एजेंट से हो रही है, बैक्टीरिया से है, वायरस से है, प्रोटोजोआ है, फंगल है या कोई बॉम्ब है, तो वो सब किसमें आ जाता है, पैथोजन या पॉजिटिव एजेंट। दो में से हम कोई बात बोल सकते हैं उसको। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड देखना है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, नहीं पता है ना आपको, तो मैं बता रहा हूं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर करता है, जब भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में इंटर करता है, अगर उसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने से और जब तक आपकी बॉडी में पहला सिम्टम नहीं आएगा, जैसे पहला सिम्टम एराइज हुआ, निकला, तो वहां से
पैथोजन के बॉडी में एंटर करने से और पहले सिम्टम निकलने तक के बीच के टाइम ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मेरा लेक्चर आप ध्यान सुनोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, जब आप सुनोगे नहीं तो बेटा कहां से क्लियर हो जाएगी आप बताइए। वीडियो को तो आपको देखना पड़ेगा, जब नहीं देख सकते भाई हम इसी के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, अब वो भी आप ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर चीजें कैसे आपकी आगे कंटिन्यू हो पाएंगी। अब मैंने आपसे बेटा सब यूज किया, इसके पहले बेटा मैं डिसीज के आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले थोड़ी आपसे बात कर लें ताकि आपको चीजों के बारे में समझ में आ जाए। बेटा मैंने आपसे कहा था कि काफी साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बेटा इस फील्ड में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बेटा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, या फिर ये सारी चीजों को हम बाद में देख लेंगे। बेटा सबसे पहले हम बात करते बेटा एक साइंटिस्ट थे हमारे, इनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स बेटा जिसे हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, और जो हिप्पोक्रेट्स था जो साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो ये साइंटिस्ट बेटा ग्रीक फिजिशियन थे, और इनका मानना बेटा या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि बॉडी में कुछ फंडामेंटल कुछ फ्लूइड होते हैं, और उन फ्लूइड में इम्बैलेंस के कारण डिसीज होता है। बट आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बेटा कि बहुत समय पहले, काफी टाइम पहले बीमारी का जो जिक्र चलता था, पहले तो बीमारी आपको पता है गांव देहात में बीमारी, कितनी भी छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, गांव देहात में बीमारी का आपको पैरामीटर पता है कि नहीं पता है? वो बीमारी कितनी किस स्टेज से है उनको वो मतलब नहीं है, मतलब उनको वो है बीमारी का पैरामीटर नंबर ऑफ बोटल्स, कि जितनी ज्यादा बोतल है बीमारी बहुत बड़ी है, बट ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे ना? तो मैंने ये कहा बेटा जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि काफी टाइम्स पहले वो डिसीज लोगों का मानना था और मिथ्य था ये कि जो बीमारी जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पूर्व जन्म के पाप होते हैं, है ना, बोलते हैं कि या कोई दिव्य दृष्टि का रूप ना होता है ना, किसी भूत प्रेत आत्माओं का एक साया पड़ गया है ना, उससे बीमारी हो गई। लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। बट हम बात करेंगे बेटा आपने देखा होगा आज भी गांव में अगर कोई सपोज दैट किसी स्नैक ने बाइट कर लिया तो लोग क्या करेंगे, प्राइमरी चिकित्सालय जो आपका प्राइमरी लेवल पे होता है, जो ब्लॉक स्तर पर होता है, आप वहां लेके नहीं जाएंगे उसको। और जबकि आपको पता है सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कभी बरसात वगैरह होती है, बारिश होती है, तो बहुत सारे बेटा आपके स्नैक वगैरह या इंसेक्ट वगैरह बहुत सारे निकलते हैं, वो आपको बाइट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर कम टाइम में आपको उसका, जैसे कि अगर स्नैक ने बाइट किया तो उसका जहर कैसे खत्म करना है, तो प्राइमरी चिकित्सालय लेवल पर एंटी वेनम मिल जाएगा। अब आप करोगे क्या कि आप झाड़ा फूकी के चक्कर में पड़ जाओगे, है ना, कि वहां पर ये ऐसे वो है ना, वो झाड़ने का काम करते हैं, जहर खत्म हो जाता है। तब बाद में आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, तब आप ये कहते हो कि डॉक्टर के पास गए और फिर भी हमारी डेथ हो गई। भाई ये भी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस चीज में बिलीव पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, जिन्होंने बेटा ये सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया कि बोलते थे बड़ी बड़ी स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, बड़ी माता छोटी माता। लोग बोलते थे कि बड़ी माता हो गई है, बड़ी वाली शीतला मैया रूठ गई है, छोटी हो गई छोटी वाली रूठ गई है। बेटा मतलब मानना था। वो कहते थे कि उसकी स्किन खराब हो रही है, उसकी फिंगर बेटा ये सड़ सड़ के कतर कतर के ये गिर रही है, डिफॉर्मिटी ऑफ डिजिट हो गया है, स्किन उसकी गल रही है, हाइपोपिगमेंटेड स्किन हो गया है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया है। तो लोगों का मानना यह था कि या तो उसने क्या किया, अरे वो नहीं बोलते पहली बोल देते कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या तो गुरु से उसने झूठ बोला होगा या मित्र से झूठ बोल दिया है, इसलिए बीमारी हो गई है। बट बेटा ये सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच। इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, एक थ्योरी दी, जिसे बोला जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ये कहा कि बीमारी का जो बीमारी होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, और कारण उसका पैथोजन होता है, और पैथोजन को फैक्टर कह सकते हैं या इसको पॉजिटिव एजेंट कह सकते हैं, या कोई माइक्रोब हो सकता है जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरल या आपका बॉम्ब किसी भी टाइप से या किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये बातें मैंने आपको बताई बेटा जब जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। फिर बेटा एक साइंटिस्ट जैसे लुई पास्चर की बात करते, थोड़ा इन पे भी आप देख लेंगे। बात करते पास्चर इंस्टीट्यूट कहां स्थित है, ये पेरिस में प्रेजेंट है।
पास्चर ने मिल्क की पास्चराइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर्ड किया। पास्चराइजेशन क्या होता है जानते होंगे आप, मिल्क को हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, उसको बॉईल करने का मेथड है। एक मिल्क को लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड पर गर्म किया जाता है, तो इसे मिल्क की पास्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये सब यूज किया बेटा पास्चर। हाँ, तो पास्चर ने और भी बेटा रेबीज रोग का जो वायरस है उसकी डिस्कवरी की, एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई, है ना। पास्चर काफी चीजों में इन्वॉल्व थे। आगे डिटेल में बात करेंगे जब वीडियो लेके आएंगे। तो मैंने कहा रॉबर्ट कोच, टीबी के बैक्टीरिया, लेप्री का बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया, सब रॉबर्ट कोच ने बताया। और कोच ने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने पैथोजन और डिसीज के बीच का संबंध स्थापित किया था कि क्या ये पर्टिकुलर पैथोजन एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। ये किसने बताया था? कोच ने। और एक सिद्धांत दिया था इन्होंने जिसे बोला था कोच पास्चुलेट। अब कोच पास्चुलेट क्या होता है बेटा? जैसे इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अगर कोई, उसने ये कहा बेटा यदि कोई डिसीज होता है तो डिसीज के लिए उसका पर्टिकुलर ही कोई पैथोजन होगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई डिसीज किसी व्यक्ति को है तो उसने क्या किया, जैसे कि अगर किसी को टिटनेस है तो सबसे पहले तो उसके ब्लड सैंपल से वो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड सैंपल में मिलना चाहिए। पहला पॉइंट, सबसे पहले एक अनहेल्दी जो पुरुष है या अनहेल्दी बेटा एक तो एनिमल है, अनहेल्दी एक ह्यूमन है, तो उसके ब्लड सैंपल में सबसे पहले तो टिटनेस का बैक्टीरिया मिलना चाहिए। उसको फिर लेबोरेटरी में ले जाया जाए, लेबोरेटरी में वो कल्चर हो जाए, कॉपी बन जाए। फिर जब कल्चर हो जाएगा, कॉपी बन जाएगा, तो उस कॉपी को हम एक हेल्दी पुरुष में इंट्रोड्यूस करेंगे, और हेल्दी में जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हेल्दी वाला भी अनहेल्दी होना चाहिए। फिर उसके ब्लड से दोबारा से फिर सैंपल निकालो तो उसमें दोबारा से फिर निकलना चाहिए। इसे बोलते हैं कोच पास्चुलेट। बात समझना। तो कोच पास्चुलेट के बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। आपको पता है वायरस के पास सेल नहीं होती है, जब होस्ट बॉडी के इनसाइड जाता है तो मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। क्लेमाइडिया होता है बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा, जो एसटीडी कॉज करता है। एक आपका क्लेमाइडिया है ना, वायरस है। और आपके ढेर सारे बेटा डिसीज होते हैं जो आपका कोच पास्चुलेट के एक्सेप्शन है। तो इन चीजों के बारे में आप ध्यान समझेंगे। तो ये बेटा आपका हो गया, जैसे कि मैंने आपको कोच पास्चुलेट वर्ड यूज किया था। अब हम बात करते बेटा, यहां आप देखिएगा कि डिसीज की बात करते हैं, ह्यूमन के डिसीज। ह्यूमन डिसीज बेटा डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक बोलते हैं बेटा कॉन्जेनाइटल डिसीज, क्या बोलेंगे बेटा एक्वायर्ड डिसीज। भाई कॉन्जेनाइटल वो होता है जो बाई बर्थ मिलता है, एक्वायर्ड वो होता है जो आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ बाई बर्थ क्या होता है, हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो हम हिंदी बोल देते हैं जिससे बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। हमने सब यूज किया बेटा कि कॉन्जेनाइटल जो आपका डिसीज होता है बाई बर्थ, ये जेनेटिक डिसीज है। लिखा देखो जेनेटिक, इसका मतलब क्या होता है कि बाई पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग में आ गया, ये पेरेंट से बच्चों में आ गया, नई जनरेशन में आ गया, ट्रांसमिशन हो गया, तो जेनेटिक्स के थ्रू आया होगा। तो जब जेनेटिक्स के थ्रू आया तो एक टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम पढ़ेंगे। सिंड्रोम क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम सिंड्रोम कहते हैं। चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, क्लाइनफिल्टर हो, टर्नर सिंड्रोम हो, पटाउ सिंड्रोम हो, क्राइडी-शेक सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो, डिफरेंट टाइप के सिंड्रोम्स के बारे में जिक्र करेंगे। वो सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। हम हीमोफीलिया के बारे में बात करेंगे, हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे, रॉड सेल, कॉन सेल, है ना, या पिगमेंट, इलेक्ट्रोलेब, साइनोलेब, क्लोरोलेब, कब रेड कलर की कलर ब्लाइंडनेस, कब ब्लू कलर का, है ना। तो ये हम सब सारी चीजों को सब हम जेनेटिक डिसऑर्डर के अंतर्गत देख लेंगे। अब बात करते हैं बेटा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड वो है जब आपका बर्थ हुआ है तो बर्थ के बाद ये एटमोस्फेयर से जो आपने एक्वायर्ड किया है, उसको रिसीव किया है, उसने आपको इन्फेक्ट किया है, तो उसे आप लोग आफ्टर बर्थ या फिर एक्वायर्ड के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड बेटा कैटेगरी डिवाइड किया ऐसे, या तो बोला इसको कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल। जब कम्युनिकेबल की बात करते हैं इसे हम इन्फेक्टियस बात करते हैं। कम्युनिकेबल या इन्फेक्टियस, जैसे आप लोग हिंदी बोलते हैं संक्रामक, संक्रामक डिसीज को कम्युनिकेबल इन्फेक्टियस कहा जाता है, इसे असंक्रामक के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेबल जो आपका डिसीज है बेटा डिवाइडिंग इनटू टू कैटेगरीज, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है।
जैसे हम या तो कॉन्टाजियस और नॉन कॉन्टाजियस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, आपको पता है एसटीडी, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से एसटीडी होता है, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। आपका इसमें सेक्सुअलिटी एसटीडी में काफी डिजीज आपको बताएंगे, आपको जब पढ़ाएंगे एसटीडी। आपका चाहे वो गोनेरिया हो, सिफिलिस हो, क्लेमाइडिया हो, है ना, आपका जेनाइटल हर्पीस हो, या आपका ओरल हर्पीस हो, ये डिफरेंट टाइप के आपको बताएंगे। तो मैंने ये कहा एसटीडी और लेप्रेसी ये बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या बोले, इसको कॉन्टाजियस डिसीज। अब लेप्रेसी, अगर किसी को हम बात करते हैं किसी को कोढ़ हो जाता है, कुष्ठ रोग, लेप्री, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के थ्रू होता है, तो बेटा जो लेप्री होता है उसके डायरेक्ट बॉडी की स्किन के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो वो डिसीज हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बेटा दो बेस्ट एग्जांपल ये मैंने एसटीडी एंड लेप्रेसी, ये कॉन्टाजियस डिसीज होते हैं। जब नॉन कॉन्टाजियस में बात करेंगे तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करते बेटा, हो सकता है हमने स्नीजिंग कफिंग किया, एयर में ड्रॉपलेट चले गए, आपने एयर को आपने इनहेल किया, आपके अंदर वो चले गए, या फिर हमने ये मार्कर पकड़े हुए, ये मार्कर मैंने आपको दे दिया, है ना, ऐसे हो सकता है। फॉर्माइट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, आपने अगर सपोज दैट आपने अगर बेटा कंघा यूज किया, आपने टॉवल यूज किया, है ना, आपने क्लॉथ यूज किए, तो कोई भी फॉर्माइट ऑब्जेक्ट थ्रू आपने यूज किया, आप इन्फेक्टेड थे, आपके भाई ने कर दिया छोटे वाले ने, तो वो भी इन्फेक्ट हो गया। तो इसको सबको बेटा यहां बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। है बेटा क्या कम्युनिकेबल, बट कैसा है, इनडायरेक्ट। यहां बात करें बेटा नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल की जब बात करते हैं बेटा, नॉन इन्फेक्टियस, बात करते हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी क्या हो सकता है बेटा, यदि अगर और समझना बहुत अच्छे समझेंगे आप लोग, यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल की कमी अगर मेरी बॉडी में हो रही है तो वो डिसीज मेरे किसी दूसरे पर्सन में नहीं होगा। बात समझना। तो डिफिशियंसी जितने भी डिसीज होंगे, चाहे वो विटामिन डिफिशियंसी हो, मिनरल डिफिशियंसी हो, प्रोटीन डिफिशियंसी हो, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी हो, कोई भी डिफिशियंसी हो, विटामिन में आपने सुना होगा चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो या फैट सॉल्युबल हो, या आपका बीसी हो, है ना, या फिर आपका ए डी ई के कोई भी हो सकता है। तो आपकी बॉडी में कोई डिफिशियंसी है तो आपके अंदर डिसीज होगा, जनरल सी बात है, दूसरे में डिसीज नहीं होगा। आपके अंदर आपका पेनक्रियाटिक ग्लैंड का एंडोक्राइन पोर्शन, बीटा सेल्स कम काम कर रही है, इंसुलिन को कम प्रोड्यूस कर रही है, आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, आपको डायबिटीज, मेलाइटिस, शुगर रोग हो रहा है, तो आपको प्रॉब्लम है, किसी दूसरे पर्सन को तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है। तो वो भी क्या है बेटा, डिफिशियंसी, कमी। हालांकि यहां हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्यों, अभी इंट्रोडक्टिव क्लास है, आगे हम कैसे लेके आते हैं फिर आप देखिएगा कितना मजा आता है। आप इन्वॉल्व होकर पढ़ते, देखो बेटा, वही आप मूवी देखने जाते हैं, आप इन्वॉल्व होकर जाते हैं, है ना, इन्वॉल्व होकर देखते हैं, पैसे भी देते हैं आप, तो आपको बहुत मजा आता है। भैया आप स्टडी के लिए बात करते हैं तो आप इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ते, आपका पर्पज चेंज हो जाता है, यहां पर्पज चेंज हुआ वही पर आपको समझ नहीं आता है। जैसे छोटा सा एक मेरे माइंड में एक थॉट से आता है, मैं आपको बता दूं, सब पर्पस का खेल होता है बेटा। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, बोलते कि जंगल का राजा तो जो सबसे तेज दौड़ने वाला होता है, कौन होता है पता है आपको? तो बोलते चीता सबसे तेज दौड़ता है, वहां खरगोश भी था। अब चीता कहता है कि मैं तो बहुत फास्ट दौड़ता हूं। अब चीता अगर दौड़ रहा है खरगोश के लिए, चीता दौड़ रहा है किसके लिए, भोजन के लिए, शिकार के लिए। किसके लिए दौड़ रहा है, शिकार के लिए। तो एक दौड़ रहा है अपने फूड के लिए, और एक दौड़ रहा है किसके लिए, अपनी जान बचाने के लिए। पता लगा कि खरगोश निकल गया और चीते ने उसको पकड़ नहीं पाया, टाइगर ने नहीं पकड़ पाया, तो वो बादू पूछता है, अरे भाई मैं तो सबसे तेज दौड़ने वाला, मैंने तुम्हें पकड़ नहीं पाया, इसका रीजन क्या है? तो उसने जवाब दिया खरगोश ने कि भाई साहब आप तेज दौड़ने वाले होंगे, बट पर्पस अलग था। क्या पर्पस था? आप अपनी भूख के लिए दौड़ रहे थे, मैं अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तो आपको ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जान बचाना भूख में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, बाकी में हमने पूरी ताकत लगा दी होगी। तो बात तो इंटरेस्ट का होता है, आप मूवी देख रहे हैं तो अलग इंटरेस्ट है, स्टडी कर रहे हैं तो आप बोर हो जाते हैं, गलत बात है भाई। तो आगे बात करते बेटा,
आपका डिजेनरेटिव होता है, एलर्जिक है, आपका कैंसर भी है। ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना बाकी है। तो जैसे कि बेटा और भी मैंने आपको पॉइंट्स किया है, तो इस तरीके से काफी, हाँ जैसे बेटा हमने आपको इधर देखिएगा, हम आपको बता रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल में आपका डिफिशियंसी एंड बेटा डिजेनरेटिव एंड एलर्जिक, कैंसर, मेंटल एंड एडिक्शन। हम बेटा एलर्जिक की बात करते हैं, तो एलर्जिक आप सुनिएगा। ये जैसे कि बेटा मैंने आपसे कहा, ध्यान से देखो, हमने एलर्जिक के बारे में बोला, आपने हे फीवर के बारे में नाम सुना होगा, आपने अस्थमा के बारे में आपने नाम सुना होगा, है ना। तो कुछ ऐसे डिसीज होते हैं, सपोज दैट आप दो लोग एक साथ रह रहे हैं, एक भाई तो उसको किसी चीज से एलर्जी है, आप उसको दबा के खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको एलर्जी है ही नहीं। भाई इसको एलर्जी, उसी को समस्या, आपको किसी को समस्या नहीं है। तो एलर्जिक डिसीज आपके ये भी नॉन कम्युनिकेबल होता है, एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है। जैसे आपका हे फीवर एंड अस्थमा, हम डिटेल में आगे बात करेंगे। हमने आपसे कहा बेटा कैंसर, कैंसर बेटा नॉन कम्युनिकेबल में आता है, बट कुछ बच्चे हो सकता है कि अच्छे बच्चे होंगे, वो कमेंट बॉक्स में ये भी जवाब देंगे कि सर कुछ ऐसे भी कैंसर होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं। मैं मानता हूं, बट रेयर केस में जेनेटिक आपका ये कम्युनिकेबल में आता है, और ज्यादातर जो कैंसर होते हैं बेटा ये नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसमिट नहीं होती। जब बात करते बेटा लोग मेंटल, बहुत सारी मूवी बनी हुई है, साइजोफ्रीनिया के बारे में आपने नाम सुना होगा, या आपने अल्जाइमर सुना होगा, ढेर सारे ऐसे डिसीज है, डिसलेक्सिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके मेंटल डिसऑर्डर है बेटा, जो यदि अगर जिस पर्सन को होता है तो दूसरे में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। बात करते हैं एडिक्शन, बेटा एडिक्शन पर तो हम एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे, हम लेके आएंगे ड्रग्स पर, और ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसमें आप अफीम के बारे में, कैनाबिनॉइड के बारे में, मतलब पेपिबर सोमनिफेरम, और आपका हम लोग कैनाबिनस, सेटाइवा, इर्थोजाइलम, कोका, 3 आपके सिलेबस में दे रखा है। डिटेल में हम इन ड्रग्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे बेटा। फिर कुछ फंगल भी ऐसी है जिससे ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे आपने LSD का नाम सुना होगा, है ना बेटा। और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, जैसे कि हम धतूरा की बात करते हैं, उसमें हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो उन सारी चीजों पर भी हम डिटेल लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं बेटा एडिक्शन। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का, स्मोकिंग का, है ना, सिगरेट स्मोकिंग या तमाम चीजों का, अगर या फिर बेटा यदि अगर कोई भी ड्रग्स का वो आदी हो रहा है, बट आप आदी नहीं है, तो वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज में नहीं आता है, आपका नॉन कम्युनिकेबल में आता है। तो बेटा इन चीजों के बारे में हमने काफी आपसे डिटेल में बात की। अगर सही मायने में देखा जाए बेटा, तो हमने आपसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आज सिर्फ मैंने इंट्रोडक्टिव लेक्चर में आपको चीजों को डिस्कस किया है, बट मैं आपको बता दूं बेटा कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। हमारा वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही बेटा हेल्पफुल रहेगा, और आपसे हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप इस चीज को बताइएगा कि हमारा भाई हमारे सामने डेडिकेटेड होकर तरीके से मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टडीज से रिलेटेड चीजों को जो है हेल्प हो सके। और भी चीजों के बारे में आपको बता दूं, तो इस टॉपिक में हमने डिटेल जानकारी सिर्फ इंट्रोडक्टिव पर्पज से ली है, बट आप एनसीईआरटी डिक्टू आप लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें कुछ नई चीजें भी मिलेंगी। जैसे उसमें विलियम हार्वे का नाम भी दिया है, विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी की। तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप उसको एक पेज पे डाउट लिख सकते हैं, और बाद में आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिएगा। मैं आपको आपके कमेंट डेली पढ़ता हूं, और कमेंट पढ़ूंगा तो आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे बेटा कि ये आपका जो मैंने आज लेक्चर जो आपको डिलीवर जो होगा बेटा, इस लेक्चर को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, बट आगे क्या सुनिएगा, आगे हम बात करते हैं। तो आगे हम आपको डिसीज लेके आएंगे बेटा, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, बट मैं आपको बता दूं थोड़ा कि आगे हमें क्या आगे प्लानिंग के साथ काम करना है। हम बैक्टीरिया के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम वायरल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम फंगल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हम बॉर्न डिसीज के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो डिसीज होते हैं उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, या जो भी कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल। स्पेशल फॉर
हम सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 3 बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जानकारी दे रखी है। एक आपका टाइफाइड है, निमोनिया है ना, और शायद आपका टाइफाइड और निमोनिया, एक बेटा डिसीज कोई और है शायद डिटेल में दिया है, आप देख लेना, ठीक है ना। तो जो एनसीईआरटी में जो चीजें डिटेल दे रखी है उतना तो आपको पढ़ना ही है, बट एनसीईआरटी में 3 डिसीज के बारे में दिया है बैक्टीरियल डिसऑर्डर। मैं आपको बात समझ रहे, उसमें 3 दिया है, हम 3 के बाद 0 को ऐड करेंगे, हम 30 डिसीज पढ़ाएंगे एज पर नीट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, टीजीटी पीजीटी लेवल पर आपको बताएंगे। तो काफी चीजें पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया में। बेटा हम बैक्टीरियल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो हम बुबोनिक प्लेग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम कॉलरा के बारे में पढ़ेंगे, हम डिप्थीरिया के बारे में पढ़ेंगे, हम टिटनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, हम टीबी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री के बारे में पढ़ेंगे, हम क्यू फीवर के बारे में पढ़ेंगे, रॉकी माउंटेन फीवर के बारे में पढ़ेंगे, स्पॉटेड फीवर पढ़ेंगे, टाइफस फीवर पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं, बड़ा डिटेल में जानकारी मिलेगी, चाहे वो कैनिक्रॉइड हो, क्लेमाइडिया हो, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल डिसऑर्डर जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं, सारे बैक्टीरियल डिसऑर्डर के बारे में हम आपको डिटेल जानकारी आगे जो वीडियो लेक्चर लेके आएंगे उनमें सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जब वायरल डिसऑर्डर की बात करते हैं, आप स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, आपका मीजल्स, मम्स, ठीक है ना, या रुबेला, रुबियोला, डिफरेंट है बेटा, तो इसके बारे में हम आपको चीजों के बारे में जानकारी देंगे। हेपेटाइटिस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेपेटाइटिस चाहे वो 5 टाइप्स का होता है, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, है ना बेटा। ये सारी चीजें हम डिटेल आगे लेके आएंगे। और इसके बाद आपको पता है बैक्टीरियल, वायरल, कॉमन कोल्ड हो, उसमें चाहे स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, वायरस का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हम कोविड-19 के बारे में भी उसमें डिस्कस करेंगे। तो कोविड-19 एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक छोटा मुद्दा नहीं था। हम लोग बात करते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको पता है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर था वो हमें तो ऐसा लग रहा था कि बेटा वो तो बायो वॉर के रूप में था, वायरस के रूप में था थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्या देखा आपने, लाखों की संख्याओं में डेथ हो गई, आपके आंखों के सामने देखते देखते लोग ओछल हो गए। आपको पता लगा ना, फोन किया आपने कि आपके फ्रेंड से या आपके फ्रेंड के फादर, उनसे बात हुई, वो सब कुछ ठीक चल रहा था, और दूसरे दिन आपको फोन इन्फॉर्म हुआ कि हमारे डैडी एक्सपायर हो गए, हमारे फैमिली में ये एक्सपायर हो गए। ये सुना होगा आपने। आपने देखा होगा बेटा कि कोविड काल में आपको पता है कि जैसे आप कोई मार्केट से कोई सामान आप परचेज करते हो, ऑनलाइन बुक करते हैं आप, तो आपको एक जैसे डिब्बे में पैकिंग होके आता है बेटा, जैसे हम सामान अमेज़न वगैरह की पैकिंग होके आती है बेटा, ऐसे डेड बॉडी पैक होके गई है, इतना ढेर सारा बेटा। बहुत एक लंबे और बहुत बड़े पैमाने पर पैंडेमिक लेवल पर एक बीमारी, उसका नाम कोविड है। तो कोविड-19 बहुत एक बड़ा मुद्दा है और इस पर हम डिटेल में बात आपसे करेंगे। पर बेटा जब तक आप हमसे बाई हार्ट कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम आपके लिए दिल से काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहिएगा बेटा, हम आपके लिए डेडिकेट होकर मेहनत करेंगे, और मैं और आप दोनों लोगों को यू शुड बी ऑनेस्ट, हमें और आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड और मैं आप अपने कंटेंट को लेके हम और आप दोनों लोग ईमानदार रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का एक बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग बनेगी कि हम लगातार काम करते रहेंगे और आपको वो बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे बेटा, जिससे आपको नीट एग्जाम, नर्सिंग एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक इन वीडियो को देखिएगा और एंजॉय करिए बेटा, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए थैंक यू।